नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में कई जगहों से उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी, तो इसके अलावा विपक्ष से भी कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। इसी बीच राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर बधाई दी, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं उन्होंने राहुल गांधी के पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कमेंट्स किए। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी का संसद में नरेंद्र मोदी से गले मिलना चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके बाद अब एक बार फिर से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देना चर्चा का विषय बन चुका है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ट्विटर पर यूजर्स ने काफी मजेदार ट्वीट किए हैं। आपको बता दें कि संसद में पीएम मोदी को गले लगाने को लेकर भी राहुल गांधी का अंदाज काफी चर्चा का विषय बन गया था और अब राहुल गांधी का पीएम मोदी को बधाई देना एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा समर्पण के रूप में मनाया गया और उसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में सुशांत लोक वन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने पहुंचे, जहां पर युवा मोर्चा की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जहां पर सैकड़ों युवाओं ने ब्लड डोनेट किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन युवाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि हरियाणा में पूरे 7 अक्टूबर तक इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा और कहीं पर्यावरण को लेकर पौधारोपण किया जाएगा तो कहीं पर गरीब लोगों की मदद की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार धनखड़ के नेतृत्व में आज हरियाणा में 71,000 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है और 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज पूरे हरियाणा में रक्तदान शिविर के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं पंचकुला के वे घर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लंबे समय तक रहे थे और इसी घर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचे हैं और इसके साथ ही सांसद रतनलाल कटारिया, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व विधायक लतिका शर्मा समेत कई भाजपा जिला के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और इसी मकान में रक्तदान शिविर लगाया गया और उससे पहले सुबह मनसा देवी मंदिर से कलश यात्रा निकली थी, जो यहीं इसी घर पर आकर संपन्न हुई थी। और इसके साथ ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन जो है वो लगाया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 20 दिन तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जाएगा। और इसके साथ ही पंचकुला में रक्तदान शिविर के साथ साथ और भी जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से सेवा समर्पण अभियान चलाया गया है, जिसमें बीजेपी ने 1 करोड़ टीकाकरण लगाने का अभियान की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 करोड़ टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि सेवा समर्पण अभियान 20 दिन तक चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 करोड़ टीकाकरण
का लक्ष्य रखा था, लेकिन दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ लेवल पर टीकाकरण अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी कार्यालय से सेवा एवं समर्पण अभियान का आगाज किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। जन जन का विकास करना पीएम मोदी के जीवन का उद्देश्य है। जनता के लिए समर्पित करना पीएम मोदी का स्वभाव है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया, जिसके तहत राकबगंज गुरुद्वारे से लेकर संसद भवन तक मार्च रखा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मार्च को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को झड़ौदा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की गई है। उनका ये भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्च चल रहा था। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचे और रकाबगंज गुरुद्वारे से लेकर संसद भवन तक मार्च निकाला। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल के कारण मार्च को अनुमति नहीं दी और प्रदर्शनकारियों को झाड़ौदा बॉर्डर पर रोक दिया गया। इस दौरान पंजाब नंबर वाली गाड़ियों को एंट्री नहीं दी गई, उन्हें वापस लौटा दिया गया। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया, जबकि हमारा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। दिल्ली रकाबगंज रोड पर अकाली दल के प्रदर्शन के बाद दिल्ली के कई बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त हम गुरुग्राम के बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वाहन है वो धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से जाने वाली जो रोड है पटेल मार्ग है या रकाबगंज रोड पर है, वहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा से या गुरुग्राम से जुड़े जो बॉर्डर है वहाँ से जो अकाली दल के कार्यकर्ता है वो ना पहुँच सके, इसलिए यहाँ पर लगातार जो है पुलिस है वो मौजूद है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर लगातार जो वो चेकिंग भी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अब फिलहाल कुछ देर पहले यहाँ पर भारी जाम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो वाहन है वो चल रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में जो प्रदर्शन है अकाली दल का उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जो रकाबगंज से आगे जाने वाली रोड है, संसद को जाने वाली रोड है, उस पर भारी बैरिकेडिंग की है कि जो अकाली दल के कार्यकर्ता है वो ना पहुंच सके, क्योंकि लगातार गुरुग्राम से जो बॉर्डर है यहाँ पर आने की सूचना मिली थी कि अकाली दल के कार्यकर्ता है वो यहाँ से एंट्री ना करें, इसलिए यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और ऐसे में अकाली दल के कार्यकर्ता लगातार रकाबगंज पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अकाली दल के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा प्रदर्शन कब तक चलेगा और जो लोग हैं जाम में काफी फंस गए हैं और ऐसे में उनको राहत कब तक मिल पाएगी। फिलहाल तो रकाबगंज रोड पर अकाली दल के कार्यकर्ता संसद भवन पर प्रदर्शन करने की कूच की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। एक तरफ दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए सरकार हाई पावर कमेटी बना रही है, दूसरी तरफ दिल्ली का एकमात्र रास्ता जो हरियाणा के बहादुरगढ़ से खुला हुआ था झड़ौदा बॉर्डर, आज दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने झड़ौदा बॉर्डर पर देर रात ही सख्ती कर दी थी। पंजाब से आने वाली तमाम गाड़ियों को, जिसमें बस हैं, छोटी कारें हैं, उनको बंद कर दिया गया था, वापस हरियाणा की सीमा में मुड़वा दिया गया था। दरअसल दिल्ली में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने रकाबगंज गुरुद्वारा से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। उसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों की संख्या को सीमित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये सख्त कदम उठाया। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जिसके कारण आम आदमी को परेशान होना पड़ा। गाड़ियों के जरिए तो दिल्ली के सीमा में प्रवेश करना ही मुश्किल हो गया और जो भी मोटरसाइकिल सवार थे वो कच्चे पक्के रास्तों से, प्लॉटों से, छोटी छोटी कॉलोनियों से होते हुए दिल्ली के बीच पहुँचे हैं।
चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सुरक्षा समझौते ऑक्स की आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने यह भी कहा कि यह एक छोटी सोच का उदाहरण है। साथ ही रक्षा समझौते की निंदा करते हुए कहा कि यह शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशेष समझौते की घोषणा की थी। समझौते के बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने चीन को अपना विरोधी बना लिया है। चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते ऑकस की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने यह भी कहा कि यह छोटी सोच का उदाहरण है। साथ ही रक्षा समझौतों की निंदा करते हुए कहा कि यह शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक विशेष सुरक्षा समझौते की घोषणा की थी। समझौते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने खुद को चीन का विरोधी बना लिया है। अफगानिस्तान के हाल के लिए दुनिया के कई राज्यों के साथ साथ खुद अमेरिका भी अपने राष्ट्रपति को कसूरवार मानता है। जो बाइडेन के सेना वापसी के फैसले के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। जो बाइडेन के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को तालिबानी आतंकी दिखाते हुए बिलबोर्ड लगाए गए हैं, जिसके ऊपर लिखा है थैंक यू फॉर मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। सन की रिपोर्ट के अनुसार पेंसिल्वेनिया के पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ यह कैंपेन शुरू किया है। उनका कहना है कि बाइडेन के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसका मजाक उड़ा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत जगह जगह बाइडेन को तालिबानी आतंकी दर्शाने वाले बिलबोर्ड लगाए जाएंगे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल शुक्रवार की सुबह पुल गिर जाने की वजह से लगभग 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। शुक्रवार की सुबह लगभग 4:30 बजे करीब ये हादसा हुआ और हादसे की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फ्लाईओवर गिरने का मामला सामने आया है। यह हादसा शुक्रवार की सुबह 4:40 पर हुआ। फ्लाईओवर गिरने की वजह से यहां 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,403 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 37,950 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल के मुताबिक आज फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। डेंगू के इलाज के लिए दवा का रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने डेंगू के इलाज के लिए 2 ड्रग खोज निकाले हैं और इन 2 ड्रगों का पहले चरण पर किए गए चूहों पर ट्रायल सफल पाया गया है और जल्द ही इंसानों पर भी इस ड्रग का ट्रायल होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान के निदेशक ने बताया कि ये दोनों दवाएं डेंगू के मरीजों पर कारगर साबित होंगी और इन दवाओं का जल्द ही पेटेंट करवाकर बाजार में उतारा जाएगा। डेंगू की दवाई की रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2 ड्रग खोज निकाले। इस ड्रग का पहले चरण में चूहों पर किया गया ट्रायल सफल पाया गया और जल्द ही इंसान पर भी इसका ट्रायल होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर तपस कुंडू ने बताया है कि ये दवाएं डेंगू मरीजों पर पूरी तरह से कारगर होंगी। ह्यूमन ट्रायल के बाद दवा को पेटेंट कराकर जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। प्रोफेसर कुंडू ने बताया कि पेटेंट प्रक्रिया पूरी होने के तक दोनों ड्रग के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। इसको लेकर के भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। वहां पाया कि जो फ्लोमीटर हैं वो कंपनी के द्वारा नहीं लगाए गए हैं।
जिसको लेकर के विभाग ने कंपनी को पत्र लिख दिया और फ्लो मीटर लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर फ्लो मीटर कंपनी नहीं लगाएगी तो इसकी जानकारी सरकार तक भेजी जाएगी और सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि तीसरी लहर संभावित है। अगर ऐसे में फ्लो मीटर नहीं होंगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सामान्य हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर स्ट्रेचर 24 घंटे उपलब्ध रहें, क्योंकि मरीजों की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विशेष तौर पर हिदायतें दी गई हैं। वहीं सफाई भी दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि 24 घंटे सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल की काया कल्प होगी और काया को दोबारा से तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। 20 सितंबर से खुलेंगी हरियाणा के अंदर पहली से तीसरी तक की कक्षाएं। इसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर बातचीत करते हुए कहा कि अभी हालात पूरे नियंत्रण में हैं। इसी को देखते हुए पहले तीसरी से 12वीं तक की कक्षाएं खोली गई थी और अब 20 तारीख से पहली से तीसरी तक की कक्षाएं खोली जाएंगी और अभिभावक की जो सहमति है वो इसमें जरूरी होगी। जो अभिभावक नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को वो नहीं भेज सकते। ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज हैं वो पहले की तरह ही जारी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्कूल खोले गए थे पहले उसको लेकर काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 55% छात्र पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों में आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूलों के अंदर जो कोरोना के नियम हैं उनकी पालना की जा रही है और पहली से तीसरी कक्षाएं जो खुलेंगी उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना नियमों के साथ ही ये कक्षाएं खोली जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका भी लगातार वैक्सीनेशन की जा रही है और अब तक प्रदेश के अंदर स्कूलों के जो टीचर्स हैं 72% वैक्सीनेशन की जा चुकी है। और उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। कैथल पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा के मुख्य सूत्रधार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मोहम्मद अफजल ही वो सूत्रधार था जिसने जम्मू से आंसर की ली थी और हवाई रास्ते से दिल्ली आकर मुख्य आरोपी राजकुमार को की सौंपी थी। आगे राजकुमार ने वो पूरे हरियाणा के अंदर सर्कुलेट की थी। पुलिस अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों के ऊपर इनाम की भी घोषणा की है, जिसके अंदर कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनके अंदर 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है और बाकी जो है 2 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। उसमें से एक जो मुख्य सूत्रधार है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। कैथल के पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि बाकी जो आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी में इस सत्र से जिला मुख्यालय पर शुरू हो रहे सरकारी कॉलेज में मूलभूत सुविधा न होने की वजह से छात्रों का इसके प्रति मोह भंग हो गया है। इस कॉलेज में 244 बीए व 80 सीट कॉमर्स की निर्धारित की गई हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 21 विद्यार्थियों ने ही एडमिशन लिया है। आपको बता दें कि जिला वासियों ने काफ़ी धरने व ज्ञापन के माध्यम से इस कॉलेज को मंजूर करवाया था, लेकिन मूलभूत सुविधा न होने की वजह से छात्र इसमें एडमिशन नहीं ले रहे। जब इस बारे में कॉलेज प्रशासन से बात की गई तो नोडल अधिकारी डॉक्टर सवेता का कहना है कि कॉलेज में जो आने का मेन रास्ता है वह कच्चा है और दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं और बरसात का पानी भरा है। कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की अभी कमी है क्योंकि इसी सत्र से कॉलेज शुरू हो रहा है। इस कॉलेज की कक्षाएं किसान मॉडल स्कूल में टेम्परेरी तौर पर लगाई जा रही हैं। इसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई है और जल्द ही सभी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। मूलभूत सुविधा न होने की वजह से कॉलेज में बच्चों का रुझान न के बराबर है। तो एक बार फिर से बरसात ने जो है मौसम का मिजाज बदल दिया है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही लगभग 3 घंटे हो चुके हैं लगातार ऊना मुख्यालय पर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिस कारण टेम्परेचर में तापमान में बड़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ विजिबिलिटी में भी कहीं ना कहीं आज बदलाव देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जिस कारण सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों की लाइटें जगाने पर मजबूर हो। उसके साथ साथ जिन लोगों ने सोचा था कि बरसात लौट चुकी है
वापस चली गई है, लेकिन एक बार फिर से लोगों ने घरों से छाते बाहर निकाले। लगातार मौसम के मिजाज से कभी गर्मी कभी सर्दी का मौसम बना हुआ है, पर लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो मौसम में जो सूर्य देवता हैं वो उसकी तेज तपिश से लोग जो हैं वो घरों में दुबकने पर भी मजबूर रह चुके हैं। पर लेकिन आज सुबह से ही मौसम बड़ा सुहावना है। अभी भी बारिश जो है वो लगी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हल्की फुहारें जो है बारिश की चल रही हैं और सुबह से ही टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को आ रही है। लगभग पिछले 62 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में जिला किन्नौर के किसान और बागवान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो सेब का सीजन है और मटर का सीजन है वो इस समय चल रहा है, जिससे इस सड़क मार्ग के बंद होने की वजह से उनका जो नकदी फसल है उसका जो है काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जिला किन्नौर की जो आर्थिकी है वो ज्यादातर सेब पर निर्भर है और ऐसे में किसानों और बागवानों की जो फसल है, नकदी फसल मंडियों तक नहीं पहुंचती है, तो उन्हें आगामी आने वाले पूरे वर्ष में अपनी आर्थिकी में काफी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। जहां तक हम जिला किन्नौर प्रशासन की बात करें तो जिला किन्नौर प्रशासन सड़क मार्ग को बहाल करने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन पहाड़ी से बहुत भारी चट्टान के गिरने की वजह से ये सड़क मार्ग बहाल करने में इन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिला किन्नौर प्रशासन द्वारा और जो NH प्राधिकरण द्वारा कहा जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे तक सड़क मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। मालखा में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन लूटपाट व मारपीट की घटनाएं समालखा में हो रही है। गुरुवार देर साय भी समालखा में एक व्यापारी पर बदमाशों द्वारा गोलियां चलाई गई। उसके साथ लगते ही भी एक युवक पर बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पानीपत के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं घटना को लेकर शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज सुबह पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना को लेकर बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस का कहना है कि जो भी बदमाशों का पता बताएगी उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नरवाना में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक ही रात में 7 दवाइयों की दुकानों समेत 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। चोर की वारदात दुकानदारों को सुबह पता चला, जहां दुकानदारों को पता चलते होश उड़ गए। नरवाना में चोर सुस्त, पुलिस सुस्त, यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नरवाना के मुख्य मार्ग रेलवे रोड बस स्टैंड रोड पर आज सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 9 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात आसपास के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। चोर एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विजिलेंस ने SDM ऑफिस में कार्यरत सरदार बलजीत सिंह को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की माले को RC के नाम पर उनसे 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी। वहाँ पर आज विजिलेंस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बलजीत सिंह को आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता TV।